नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। देश में लगातार भूमाफियाओं का कहर जारी है और आगे भी इनका कहर जारी रहेगा, क्योंकि सरकार चाहे कितने भी कानून क्यों न बना दे, कहीं ना कहीं उनका प्रशासन इस पर हमेशा से पलीता फेरता रहा है। और जहां पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लोगों को आश्वासन ही दिया जाता है और इसमें प्रशासन ही क्यों जिम्मेदार है। सत्ता में बैठे वो राजनेता भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, जो अपने गुनाहों को छिपाने के लिए राजनीति की चादर ओढ़ लेते हैं, जिसकी चादर ओढ़ने के बाद प्रशासन और देश के नेता दोनों की मिलीभगत से कारनामों को अंजाम दिया जाता है और इनकी करतूतों के चलते देश की आम जनता कहीं ना कहीं इस ठगी का शिकार बनती है। फिलहाल आपको बता दें, आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले की, जहां पर उप रजिस्ट्रार दफ्तर में दलालों का तांता थैया लगी रहती है और वहां पर लगातार जो प्रतिबंधित जमीन है उसको दलालों और रजिस्ट्री विभाग की मिलीभगत से बेचा जा रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात, अन्य लोगों की जमीन को भी बिना जानकारी के ही बेच दिया जाता है। यहां तक कि इन दलालों के खिलाफ कई बार बैडन कोतवाली थाना में आवेदन भी दिए गए, लेकिन आवेदन थाने में सिर्फ धूल हाँक रहे हैं और उन दलालों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। गौरतलब है कि बीते दिनों पहले ही यहां से 30 एकड़ प्रतिबंधित जमीन की भी रजिस्ट्री की गई, जिससे खरीदार को काफी नुकसान हुआ था। और आपको बता दें, जिला मुख्यालय में पदस्थ उपपंजीयक के एक नहीं अनेकों ऐसे कारनामे हैं जिनको सुनने के बाद हर किसी को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कई करोड़ों की संपत्तियों के रजिस्ट्री में स्टाम्प ड्यूटी चोरी कराना इनके लिए कोई नई बात नहीं है। जानकारी है कि ये भी बता दूं कि संपत्तियों के क्रय विक्रय स्टाम्प ड्यूटी के गड़बड़झाला करने के चलते पिछले वर्ष 18 अगस्त को महानिरीक्षक पंजीयक मध्य प्रदेश भोपाल ने निलंबित कर दिया था। आरोप था कि उपपंजीयक अशोक सिंह परिहार ने 1 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व हानि पहुंचाया, लेकिन वहीं उपपंजीयक सिंगरौली पहुंचा, उसने वहां भी वही सब करना शुरू कर दिया। सवाल यहाँ यह उठता है, क्या सिंगरौली जिले में सिर्फ दलालों का राज चलता है? क्या वहां का प्रशासन सिर्फ दलालों की सुनता है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता सिंगरौली से नीरज। बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। नीरज जी, जानना चाहूंगी क्या है पूरा मामला? जी मीनाक्षी जी, जैसा कि बता दें आपको, ये मामले जो है तो धीरे धीरे और एक अलग ही रूप लेता जा रहे हैं। पहले तो 30 एकड़ का मामला, उससे पहले जो है कंधे व्यक्ति का मामला। इसी तरीके से लगातार अगर देखा जाए तो जो एक दलालों के तांत लगे जो रहते हैं, जिस तरीके से लोगों का आरोप है, ये आरोप लगाया जा रहा है कि रजिस्ट्रार ऑफिस में दलालों का तांत लगा रहता है। तो इस कारण से जिस तरीके से लोगों की भूमि बिक रही है, रजिस्ट्री होती जा रही है, तो इससे देख करके यही पता चलता है कि बहुत बड़ी जो है तो दुर्घटना का जो है तो सामना करना पड़ सकता है यहाँ के लोगों को। जिस तरीके इस तरीके से अगर भेज दी जाए, फिर बार बार व्यक्ति प्रशासन के जो है तो दफ्तर के चक्कर काटते रहे, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है प्रशासन के नियमों पर भी और प्रशासन के कानूनों पर। क्या कुछ ऐसी चीजें हैं, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है जिला सिंगरौली के लिए। वही हमारे साथ, मैं दर्शकों को बता दूं, हमारे साथ जो पीड़ित हैं वो भी जुड़ चुके हैं। सुनील कुमार जायसवाल, बहुत बहुत स्वागत है आपके देश न्यूज में। लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट चुका है, हम वापस से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। नीरज जी, वापस से आपके पास आना चाहूंगी। जैसे कि जानकारी मिली है कि वहाँ पे जो प्रतिबंधित जमीन थी उसके अलावा भी लोगों की जो स्थानीय लोगों की जमीन है उसको भी बेच दिया जा रहा है और उनको 2 से 3 महीने बाद पता चलता है इस जानकारी के बारे में। जी बिल्कुल, वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि बात क्या है कि पहले तो जमीनें बिक जाया करती हैं और यह पता भी नहीं चलता कि किसके द्वारा बेची गई और कौन यहाँ पे जो है तो खड़ा हुआ था, किसकी साइन लगी, मतलब किसी को जानकारी ही नहीं होती है। और जमीन जब बिक जाती है और बिकने के बाद जब रजिस्ट्री हो जाती है, रजिस्ट्री होने के बाद पीड़ित व्यक्ति को पता चलता है कि उसकी जमीन जो है तो बिक चुकी है। और जब उसकी जमीन बिक गई, उसे पता चला तो वह जो है तो दफ्तरों के चक्कर काटना चालू कर देता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। ठीक है, वही हमारे साथ वापस से पीड़ित जो है सुनील कुमार जायसवाल जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। सुनील जी, आपसे पूछना चाहूंगे किस तरीके से आपके साथ धोखाधड़ी की जा रही है और जो दलाल हैं वहां पर वो आपकी जमीन को बिना बताए बेच देते हैं, आपको 2 से 3 महीने बाद इस बात के बारे में जानकारी मिलती है। सुनील कुमार जी,
सुनील जी आवाज आ रही है, पूछो। अरे आवाज आ रही है, सुनील जी पूछो। आपको आवाज आ रही है हमारी सुनील जी, आप सुन पा रहे हैं? लगता है वो हमसे वापस से जुड़ने की कोशिश करेंगे। नीरज जी वापस से आपके पास आना चाहूंगी। जी बताइए, किस तरीके से इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा है सिंगरौली में? जी, जिस तरीके से यहाँ दलालों का एक तरीके से तांता लगा हुआ है और जो चीजें यहाँ बनी हुई है कि जमीनें बिक जा रही हैं, लोगों को पता नहीं चल रहा है और व्यक्ति को पता चला 2 से 3 महीने बाद। ये बहुत बड़ा एक सवाल बना है कि आखिर हो कैसे जाता है, आखिर किसकी मिली भगत रहती है यहाँ पे। एक ओर से जिस तरीके से लोगों के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं या फिर लोगों का आरोप है कि रजिस्ट्रार ऑफिस से लेकर के जगह जगह जो है दलालों का जो है तो बिल्कुल जमावड़ा लगा रहता है और उसी जमावड़े में जो है तो लोग कहीं ना कहीं से मीठी मीठी बातों में फंस जाते हैं उनके। कुछ फंस जाते हैं, कुछ जो है जानबूझ के फंसाए जाते हैं जी। और इसके बाद जमीनों की हेरा फेरी करके दलालों के जरिए और ये भूमि को भी विक्रय कर दिया जाता है और इसके बाद जो है तो रजिस्ट्री जो है अंदर ही अंदर करा ली जाती है। लेकिन जानकारी मिली थी कि बीते दिन पहले जब जो कलेक्टर है उन्होंने इस जमीन को प्रतिबंधित भी कर दिया था, बावजूद इसके इस जमीन को भी बेचा जा रहा है और साथ ही जो स्थानीय लोग हैं उनकी जमीन को भी बेचा जा रहा है। तो मामला कलेक्टर के संज्ञान में होने के बावजूद भी क्यों सुनवाई नहीं हो रही है? क्या वजह हो सकती है? क्या इसमें कलेक्टर भी शामिल है? लेकिन जिस तरीके से लोगों के आरोप है या फिर जो चर्चाओं का विषय है तो वो सबसे बड़ा विषय यह है कि कहीं न कहीं से प्रशासनिक अधिकारी भी संलिप्त है इस पूरे मामले में, जिस कारण से उनके ऊपर भी जो है तो कलेक्टर की ओर से भी जो है तो कार्रवाई या फिर अन्य अधिकारियों की ओर से भी कोई कार्रवाई नहीं की जाए। तो मामला क्या न्यायालय तक पहुंच चुका है नीरज जी? जी बिल्कुल, जब मामला जो है तो न्यायालय तक बिल्कुल पहुंच चुका है क्योंकि जो यहाँ पे पीड़ित है, पीड़ित में भी जो है तो कई सारे दफ्तरों के चक्कर काटे अपनी भूमि को लेने के लिए, तो मामला कहीं से बिल्कुल पहुंच चुका है। लेकिन अभी तक कार्रवाई जो है नहीं हो पाई है। ठीक है, वही हमारे साथ मैं दर्शकों को बता दूं अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। आपसे जानना चाहूंगी कि पहले तो 30 एकड़ प्रतिबंधित जमीन को बेच दिया गया दलालों के माध्यम से, कहीं ना कहीं उसमें उपपंजीयक जो है वो शामिल है और अब जो स्थानीय लोग हैं उनकी जमीन को भी बेचा जा रहा है बिना किसी जानकारी के और उनको 2 से 3 महीने बाद जो है स्थानीय लोग उनको जानकारी मिलती है कि उनकी जमीन को भी बेच दिया गया है। तो आपके पास तो चूंकि आप अधिवक्ता हैं, आपके पास तो ऐसे कई तरीके के मामले सामने आते होंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? न्यायालय किस तरीके से न्याय करता है ऐसे लोगों के साथ? विजय पांडे जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? पीड़ित हमारे साथ जुड़े हुए हैं वापस से। मैं सुनील कुमार आपके पास आना चाहूंगी। आपके साथ जानकारी मिली है कि जो स्थानीय लोग हैं उनकी जमीन को भी दलालों के माध्यम से बेचा जा रहा है और कहीं ना कहीं जो उपपंजीयक है वो इसमें शामिल है। सुनील कुमार जी बता दो। जी जी, पहले तो देश न्यूज को मैं नमस्कार करता हूं, आपके चैनल को। और यहाँ पर जो भू माफिया हैं जिनके पास प्रॉपर्टी डीलर का लाइसेंस भी नहीं है और ये जो जमीनें ये बिक्री करते ही षड्यंत्र रच करके, कुटरचित रचना करके ये जमीनों को बिक्री कर देते, जिससे गरीब व्यक्ति, असहाय व्यक्ति जो है वो जान नहीं पाता कि हमारे साथ क्या हुआ। जब तक वो जानने का प्रयास करता है तब तक वो देर हो चुका होता है और तब तक वो बेचारे को घर से बेघर कर दिया जाता है। ऐसे ही हमारे सिंगरौली जिले में भू माफिया अशोक कुमार गुप्ता है, जिससे 100 से ऊपर, यानी कि कहा जाए सीधा सीधा कि 500 से ऊपर लोग उसी व्यक्ति के नाम से पीड़ित हैं और जमीनें वो बिक्री करके लोगों से इकरारनामा करके उनसे पैसे ऐंठ लेता है। और मैं आपको बता दूं कि वो चेक ऐसा बांटता है कि जैसे मंदिर में प्रसाद बंटता हूँ। अभी हाल फिलहाल 2022 में एक मुकदमा उसके ऊपर दर्ज हुआ था, अशोक कुमार गुप्ता के ऊपर, जो कि बैढ़न कोतवाली के द्वारा उसकी चार्जशीट तैयार करके 1 से 1.5 साल बाद जमा की गई थी। और यही कोतवाली थाने में मैं अपना आवेदन भी लेके गया और साथ ही साथ करीब 38 लोगों का आवेदन दिया, जिसमें कई लोगों ने हमारे पास आकर के अपनी आवेदन दिया कि भैया ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो मैंने भी कहा ठीक है, मैं आपकी आवेदन को सुनवाई के लिए आगे बढ़ता हूँ। फिर मैंने देखा कि 22 लोगों के साथ
2,64,00,000 रुपए की रजिस्ट्री हो गई, पैसा भी चला गया और जमीन भी नहीं मिला। उसमें से 2 व्यक्तियों की मौत भी हो चुकी। मौत का कारण ये है कि उनका न जमीन मिला न पैसा मिला, इस कारण वो चिंताजनक हुए और उसमें उनकी मौत हो चुकी। तो भू माफिया अशोक कुमार गुप्ता जो है सिंगरौली जिले का सबसे बड़ा भू माफिया है। इससे काफी लोग त्रस्त हैं, जबकि इसका अरेस्ट वारंट भी जारी हो गया, लेकिन फिर भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। ऐसे में न्यायालय में न्याय की गुहार लगाने आम जनता जाती है जो पीड़ित होते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कोतवाली से लेकर न्यायालय तक में किया जाता है और उनको न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि कोर्ट में पट्टी बंधी रहती है। जहां पर मैंने कई पीड़ितों को साथ लेकर के अधिवक्ता और जज से भी मैंने इस बात की चर्चा की, लेकिन जज के द्वारा भी बोला गया कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हाल फिलहाल अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जी सुनील जी, सिंगरौली जिले मैं बताना चाहूंगा, भूमाफिया अशोक कुमार गुप्ता है, जिससे कम से कम 500 से ऊपर लोग पीड़ित हैं। तो आपने जैसे कि जानकारी मिली है कि जो कलेक्टर हैं उन्होंने 30 एकड़ जमीन को पहले प्रतिबंधित किया, प्रतिबंधित जमीन को भी कहीं ना कहीं उप रजिस्ट्रार के माध्यम से बेचा गया। फिर उसमें जानकारी मिली कि जो स्थानीय लोग हैं उनकी जमीन को भी दलालों के माध्यम से बेचा जा रहा है, और कहीं ना कहीं लोग उससे पीड़ित हैं और परेशान भी है, क्योंकि उनको 2 से 3 महीने बाद इस बात की जानकारी मिलती है कि उनकी जमीन को बेचा जा रहा है। तो आपके इस मामले में क्या उपपंजीयक भी शामिल है? और कहीं ना कहीं कलेक्टर ने जब 30 एकड़ जमीन को प्रतिबंधित किया था तो उनको तो इस बात की जानकारी होगी कि बाकी जमीन जो है स्थानीय लोगों की वो कैसी जमीन है, तो क्या वो भी इस मामले में शामिल है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब प्रतिबंधित था तो उसका उल्लंघन करने वाला हर व्यक्ति कानून के दायरे में आता है। अगर प्रतिबंधित जमीन का बिक्री अगर किया जाता है, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे आरआई हो, चाहे तरक्की की जमीनें की अगर बिक्री करते हैं तो जिले का दंडाधिकारी के पास आवेदन जाता है। अगर उस आवेदन की प्रक्रिया पर कोई प्रक्रिया नहीं की जाती है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। जी, लेकिन आपने इस मामले में जब प्रशासन को आवेदन दिया तो उन्होंने आपको क्या बताया बाद में? जैसा कि मैंने कई बार आवेदन दिया, सिर्फ मुझे आवेदन पे आवेदन दिया गया और मुझे माँ की गाली मिली, अपशब्द गालियां मिला। मुझे बस ये दिलासा दिया गया कि आप विवेचना हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ सिंगरौली जिले में गरीबों के साथ सिर्फ विवेचना होता है और अमीरों के साथ तत्काल कार्रवाई की जाती है। ये मामला लगभग कितने साल पुराना हो चुका है? ये 2011 की घटना है। जमीन हमारी बिक्री की गई थी, जो कि हमको 2016 में पता चला, यानी कि सीधा 5 साल बाद। जी। जब मैं 2016 में मुझे जानकारी हुआ तो मैंने सबसे पहले बैठन कोतवाली नजदीकी जाकर के आवेदन दिया कि ऐसे ऐसे मामले हमारे साथ हुआ है। फिर भी पुलिस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। हल उस जी, लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट चुका है। हम वापस से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। वापस से नीरज जी आपके पास आना चाहूंगी। जैसे कि जानकारी हमें मिल रही है कि लगभग कई लोग इस मामले में फंसे हुए हैं और कहीं ना कहीं दलालों से लेके जो पूरा प्रशासन है वो उन सबकी मिलीभगत के चलते ये सब कारनामों को अंजाम दिया जा रहा है। तो क्या वहां पर जो राजनेता हैं, जो जिलाध्यक्ष हैं, उनकी मिलीभगत भी है? क्योंकि अभी बीते दिन पहले जब हमने उनसे जानकारी मांगी कि झपरवा क्षेत्र में जो है वो प्रतिबंधित जमीन को बेचा जा रहा है, अब इसमें एक नया मोड़ आया है कि जो स्थानीय लोग हैं उनकी जमीन को भी बेचा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मामला उनके संज्ञान में है या फिर वो संज्ञान में होते हुए भी जवाब देने से पीछे हट रहे हैं? जी, इसका जवाब अच्छी तरीके से तो जनप्रतिनिधि ही दे सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजों को देखकर भी अनदेखा कर देना उनके लिए आम बात होती है। चूंकि ये नहीं कहा जा सकता है कि उनके संज्ञान में नहीं है। कहीं न कहीं से पीड़ित भी उनके दर पे गए हुए हैं, उनके ऑफिस में गए हुए हैं और अपनी समस्याओं का जो है तो उन्होंने उनको बोला हुआ कि हमें समस्या है। लेकिन कहीं न कहीं से जब पीड़ित की बातों को उनके द्वारा अनदेखा कर दिया गया, फिर कहा गया हम कार्रवाई कराएंगे, जांच कराएंगे। जैसा कि इससे पहले भी जब आपने इस मुद्दे को उठाया हुआ था तो जिलाध्यक्ष के द्वारा कहा गया था कि हमारे संज्ञान में आएगा तो हम जो है तो इसके ऊपर कार्रवाई कराएंगे, जांच कराएंगे। लेकिन संज्ञान में आने के बाद भी आज दिन तक कार्रवाई नहीं हुई। ये तो बड़ा सवाल है कि आखिर उनके पास जाने के बाद भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई।
मैं वापस से जो सुनील कुमार जी हैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसे कि बीते दिन पहले जब हमने इस मामले को उठाया था तो जिलाध्यक्ष थे वो हमारे साथ जुड़े थे, हमने उनसे इस मामले में जानकारी मांगी तो उन्होंने बोला कि मामला हमारे संज्ञान में नहीं है। तो क्या लगता है कि मामला उनके संज्ञान में है और वो कहीं ना कहीं इस पर जवाब देने से गुरेज कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर वर्ग, हर शहर और गली में हैं। क्या उनको जानकारी नहीं हुआ होगा? हुआ होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी स्तरीय जांच है, इसकी सीबीआई जांच की जाए। सीबीआई जांच के दौरान जो भी इसके सामने अगर आते हैं तो सब पर कार्रवाई की जाए। और सिंगरौली जिले में व्यापक तरीके से यहाँ पर जो दलाल यहाँ पर हैं, उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है प्रॉपर्टी डीलर का, तो उनके ऊपर आय से ज्यादा संपत्ति भी पाई जाएगी और उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए और सीबीआई जांच भी कराई जाए। जी, वही हमारे साथ। जी 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 सुनील जी, इस जांच से कई लोग जेल जाने की जा सकते हैं, लेकिन जब तक सीबीआई जांच अच्छे से ना हो, और यहाँ तक कि बैठन कोतवाली की बात करें तो सब लोग बिके हुए मैम। जी ठीक है, वही हमारे साथ अधिवक्ता जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। जैसे कि जानकारी मिली कि पहले तो प्रतिबंधित जमीन को बेचा गया, अब स्थानीय लोगों को बेचा जा रहा है। चूंकि आप अधिवक्ता हैं, आपके पास ऐसे कई मामले सामने आते होंगे, तो इसमें तरीके मामले में न्यायालय कैसे न्याय करता है और प्रक्रिया क्या है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए मीनाक्षी जी, पहले तो मैं ये बता देना चाहूंगा कि ये जो मामले आते हैं इलीगल रजिस्ट्री की, तो इसमें रजिस्ट्रार, पटवारी, ठीक, ये दायरे पे यानी सवालों के घेरे पे आते हैं। क्योंकि अगर कोई भूमि बिक्री की जाती है तो उसमें पटवारी का अहम रोल होता है। पटवारी ने क्या रिपोर्ट लगाई, पटवारी उस भूमि पर अगर मध्य प्रदेश शासन की है, किसी अंधे की है, कि कोई भी सरकारी जमीन है, उसकी अगर रजिस्ट्री कोई व्यक्ति कर रहा है तो पहली बात कि उसके पास राजस्व के रिकॉर्ड आए कहाँ से, किसने उन्हें प्रोवाइड कराया। अगर प्रोवाइड कराया तो वो राजस्व अधिकारी उस दायरे में आता है, सवालों के घेरे में आता है। अगर राजस्व के अधिकारियों की मिलीभगत ही है जो कि इस तरह की रजिस्ट्रियां होती हैं। इसके पहले भी एक मामला आया था जिसमें कुछ लोगों ने जमीन की रजिस्ट्री कराई थी किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा करके भूस्वामी बना करके, ठीक है। उसमें 420, 468, 467 का मामला पंजीबद्ध हुआ था और पटवारी, क्रेता, विक्रेता सभी आरोपी बने थे और उसमें उन्हें जेल भी जाना पड़ गया। लेकिन इस मामले में 30 एकड़ की भूमि रजिस्ट्री कर ली जाती है, अंधे व्यक्ति की भूमि रजिस्ट्री कर ली जाती है, लेकिन पुलिस मामला पंजीबद्ध करने की जानकारी देती है कि हमने 420, 468, 467 का मामला बना लिया है साहब। लेकिन अभी तक रजिस्ट्रार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कि रजिस्ट्री उन्होंने कैसे कर लिया। अंधे व्यक्ति से क्या पूछा उन्होंने कि ये आपकी भूमि है, आपने किसको विक्रय किया, किसने आपसे खरीदा, कितनी राशि में खरीदा, इसकी कोई जानकारी नहीं। रजिस्ट्रार को सिर्फ मतलब है उनको जो राशि मिलनी है वो मिल जाए, बाकी उनसे कोई मतलब नहीं। चाहे अंधा व्यक्ति हो चाहे मरा हुआ व्यक्ति हो, सबकी रजिस्ट्री करने के लिए तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उस सबकी मिलीभगत से ही ये सब संभव हो पा रहा है। और अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ऐसे में न्यायालय कैसे न्याय करेगा? कहीं ना कहीं जो हमारे साथ सुनील जी जुड़े थे, अभी भी जुड़े हैं, उनसे जानकारी मिली थी कि लोग न्याय की गुहार लगाते लगाते जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो उनको न्याय कैसे मिलेगा? अगर न्यायालय की बात आती है तो न्यायालय पुलिस प्रशासन के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो मामले अगर आप जैसे कोई मामला अगर संज्ञान में आया, पुलिस ने कार्रवाई की, पुलिस ने FIR लॉन्च किया, उसका विवेचना किया, विवेचना के पास चार्ज फ्रेम करने के बाद न्यायालय में पेश किया जाता है, जो न्यायालयीन प्रक्रिया है। अगर जो चार्ज उन्होंने लगाया है, जिस यानी चालान जो बनाई गई है, जो रिपोर्ट पुलिस ने बनाया है, जिसमें आरोपी पुलिस ने बनाया है, कौन कौन से मामले साक्ष्य को मिला, यानी उसमें साक्ष्य को भ्रमित करने का हो गया, उसमें यानी दस्तावेजों में इधर लिप की त्रुटि करना हो गया, ठीक, कोई अन्य दस्तावेजों को उसमें जोड़ना हो गया। अलग अलग मामले होते हैं, अलग अलग धाराएं होती हैं। जो पुलिस का काम होता है विवेचना करने के बाद उन धाराओं को संलग्न करना।
फिर उसके बाद वो न्यायालय में जब आता है तो उस न्यायालयीन प्रक्रिया में जब तक वो चालान आपका पूरा पुलिस का काम होता है, देखिए न्यायालय के ऊपर आपका आरोप नहीं लगा, क्योंकि जो दस्तावेज न्यायालय में आते हैं उस दस्तावेजों के आधार पर न्यायालयीन प्रक्रिया चालू होती है। पुलिस ने जिसे आरोपी बनाया उसके ऊपर क्या आरोप लगाए गए, उसने क्या उसमें अपराध किया है, उसकी सारी गहनता से विचारण होता है न्यायालय में, गवाहियां होती हैं, ठीक है, सारी चीजें की जाती है, सारी प्रक्रिया वहाँ पूरी की जाती है, तब जाके किसी मामले को निर्णय किया जाता है। उसको न्यायालय में कुछ लंबा समय लगा। जी सुनील जी कुछ कह रहे हैं, जी बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि जब साक्ष्य जब पुलिस को मिल जाते हैं और चालान जब पेश करना होता है और जब चालान जो है 2022 का है तो उसे 2024 में कैसे पेश किया जाए, ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा सवाल है। ये चालान के लिए ठीक है, इसका जवाब देंगे, जी बोलिए। सीमित दायरा होता है पुलिस के पास कार्रवाई करने का पूरक चालान होता है। आपको पहले एक बात जानकारी दे देता हूँ कि पूरक चालान होता है। जांच में अगर ये पाया जाता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने भी अपराध किया है और उनको इसमें आरोपी बनाया जाना है तो पूरक चालान लाके उस व्यक्ति को आरोपी बनाने का पुलिस का अधिकार है। इसमें कोई ये नहीं, न्यायालय के ऊपर आप आरोप नहीं लगा सकते हैं कि 2-2 साल 4-4 साल मामले को यानी लंबित रखा जाए। जी ठीक है विजय पांडे जी, यहाँ पर मेरा एक सवाल आपसे ये है कि ठीक है आपने बोला कि जो प्रक्रिया है वो न्यायालय की है, वो अपने सीमित टाइम पर ही न्याय देंगे, कहीं ना कहीं जो जांच की प्रक्रिया वो पुलिस प्रशासन करता है, लेकिन ऐसे में जब सामने आता है कि पुलिस प्रशासन खुद वहां पर मिली भगत हो, उसकी खुद मिला हो, तो फिर लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? वो जब जानकारी उनके पास दी जाती है तो वो सिर्फ आश्वासन देकर लोगों को छोड़ देते हैं और गाली गलौज करते हैं, जैसे कि सुनील ने कहा। गाली गलौज करते हैं तो क्या उसके लिए भी प्रावधान है। आप प्राइवेट कंप्लेंट पे जाइए, अगर आपने पुलिस के किसी भी अधिकारी ने आपसे मिसबिहेव किया, थाने में आपकी कंप्लेंट नहीं रजिस्टर्ड हो रही है, आप प्राइवेट कंप्लेंट रजिस्टर कराइए, वही पुलिस अधिकारी वहां आके मुलजिम बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब पुलिस अगर आपसे मिसबिहेव कर रही है तो आप प्राइवेट न्यायालय में आइए, न्यायालय में आके प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कीजिए। मैं यहाँ पर मीनाक्षी जी कहना चाहूंगा, जैसे कि बैरंगकोट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट न्यायालय के मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि सुनील जी आप ऐसे कुछ भू माफियाओं के फोटो और तस्वीरें हमें दें, तो मैंने तस्वीरें जो है कोर्ट में हमने मजिस्ट्रेट साहब को दिया, तो उन्होंने कहा, मैंने ये भी कहा कि सर आपके माध्यम से आपने हमसे फोटोज और नाम हमसे मांगे हैं, अगर कुछ भी हमें होता है तो पूर्णतः जिम्मेदार कोर्ट होगा। जबकि मैंने जैसे बड़े से बड़े भू माफियाओं के हमने तस्वीरें जो है वहां पर बैरहन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दिया। जब 2 साल 2022 का केस साक्ष्य के साथ न्यायालय में पेश किया गया, लेकिन चालान जो है 2024 में पेश किया गया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पुलिस गरीबों के साथ अन्याय करती है और अमीरों के साथ तत्काल न्याय कर देती है। इसका फैसला मैंने कई बार थानों में जाकर देखा कि वहां पर भू माफिया जब उनके बारे में कोई आवेदन देने जाता है तो पुलिस को कुछ न कुछ दे करके उस मामले को दबा दिया जाता है कि फाइल अभी यहाँ पर रोक दी जाए, आगे ना बढ़ाई जाए। ठीक है, इसका जवाब मैं विशाल पांडे जी आपसे लेना चाहूंगी। विजय पांडे जी माफी चाहती हूँ जी। पहली बात कि भू माफियाओं का पुलिस अगर भू माफियाओं के साथ मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर यहाँ सवालिया निशान नहीं उठाएगा, क्योंकि पुलिस जो सिंगरौली पुलिस प्रणाली है यहाँ की, वो लचर और यहाँ पैसे वालों की होती है। तो पुलिस के ऊपर कार्रवाई, क्योंकि मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में बदलाव हुआ है, सरकार बदली है, लेकिन अभी तक जो मध्य प्रदेश के मुखिया हैं उन्होंने पुलिस विभाग को लेकर अभी तक कोई आदेश ऐसा नहीं पारित किया है जिस पर पुलिस के अधिकारी। ये बताइए, आप सिंगरौली जिले में 3-3, 4-4 साल से 3 साल तक का फाउंडेशन होता है कि एक अधिकारी 3 साल तक का रहेगा एक जिले में, 3 साल के बाद उनका ट्रांसफर होना चाहिए। क्या सिंगरौली जिले में ट्रांसफर होता है? नहीं होता है। सिर्फ क्या किया जाता है, एक थाने से दूसरे थाने में उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है और फिर वो बने आए रहते हैं। 3 साल होने के बाद 3 साल और बने रहते हैं यहाँ सिंगरौली जिले में। ठीक है, मैं वकील साहब की बातों से सहमत हूँ, और जैसा कि उन्होंने बताया कि 4 साल
ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें पुलिस प्रशासन से लेकर राजनेताओं तक सभी इसमें मिलीभगत है, जिसके चलते जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। पहले सिंगरौली के झपरवा में 30 एकड़ प्रतिबंधित जमीन को बेचा गया और अब स्थानीय लोगों की जो जमीन है उसको बिना जानकारी के बेचा जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो दलाल हैं उनका रजिस्ट्री विभाग में तांता लगातार लगा रहता है और वो जाकर स्थानीय लोगों की जानकारी जो है उनके साथ साझा करते हैं और बताते हैं कि जो लोग अनपढ़ हैं, उनके पास तमाम जानकारियां नहीं है, उनके साथ जो है धोखाधड़ी को अंजाम दिया जाता है और उनकी जमीन को बेच दिया जाता है। स्थानीय लोगों को तो तब पता चलता है जब 2 से 3 महीने और सालों गुजर जाते हैं कि उनकी जमीन को तो बेच दिया गया है। कहीं ना कहीं मामला बहुत संगीन है और इसमें सभी शामिल हो सकते हैं, फिर चाहे वो प्रशासन हो, राजनेता हो या फिर सरकार हो। सवाल तो वाजिब है कि कहीं ना कहीं लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। तो फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।